हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंट्रोडक्शन देखा था। इसके बाद किसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हमने प्रूव किया था। आज के क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही स्टडी करेंगे, बट आगे पढ़ने से पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड को फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड जो हमने प्रीवियस क्लास में कैलकुलेट किया था, आप देखिए तो फर्स्ट नंबर पॉइंट ये हमने प्रीवियस क्लास में प्रूव किया था। ये जब हमने प्रूव किया था, आप देखिए रॉड का लेंथ एल हमने लिया था, एक्सिस कहां से पास कर रहा था, एंड से पास कर रहा था, और एक्सिस जब एंड से पास कर रहा था और परपेंडिकुलर टू द रॉड है, एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू द रॉड है और एंड से पास कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = ml² है। इसका प्रूफ ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। लेकिन नेक्स्ट, अगर एक्सिस एंड से पासिंग नहीं हो, एक्सिस मिड ऑफ द रॉड से पासिंग हो और रॉड से परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = ml² नहीं बल्कि I = ml² होता है। अब ये ml² होता है, ये कैसे होता है? अगर इसका प्रूफ आप समझना चाहते हैं तो ये मैंने क्या लिखा है, प्रूव दैट, होमवर्क आपको खुद करना है। मैं आपको जो हिंट कर रहा हूं उस हिंट को समझने का प्रयास कीजिए। प्रीवियस क्लास में आपने क्या किया था, एक छोटा सा पार्टिकल, एलिमेंटल पार्टिकल dm मास का और dx थिकनेस का आपने कंसीडर किया था। उसका कैलकुलेट करने के बाद आपने इंटीग्रेट किया था। इंटीग्रेशन का लिमिट 0 यहाँ पर स्टार्ट किया था, एक्सिस पर 0 आपने लिया था, और यहाँ पर x = 0 to x = L आपने लिया था। लेकिन जब एक्सिस यहाँ पर है तो ऑरिजिन हमारे लिए ये हो जाएगा, तो ये x = 0 हो जाएगा, और ये एंड क्या हो जाएगा, x = +L/2 हो जाएगा, और ये एंड क्या हो जाएगा, x = -L/2 हो जाएगा। अब लिमिट लेने में हमें ध्यान क्या रखना है, प्रीवियस क्लास में जब लिमिट लिए थे 0 से L तो ये पूरा रॉड कवर हो गया था। लेकिन अब इसका प्रूफ में अगर आप लिमिट लेंगे 0 से L/2 तो ये हाफ रॉड कवर होगा, कंप्लीट रॉड कवर नहीं होगा। लेकिन लिमिट अगर लेंगे -L/2 से +L/2 तो पूरा का पूरा रॉड कवर हो जाएगा। प्रूफ का कॉन्सेप्ट जो इसका है वही कॉन्सेप्ट इसका है, 98% बातें वही है, सिर्फ 2% डिफरेंस है लिमिट को पुट करने के तरीका में, -L/2 से +L/2। उम्मीद है सारे लोग समझ गए होंगे कैसे करना है। अगले दिन हम चेक करेंगे, सारे लोग प्रूफ करके जरूर लाएंगे। अब आगे बढ़िए, ये दोनों फार्मूला एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज होता है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो I = ml² बोलने से पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका एक्सिस एंड ऑफ द रॉड से पासिंग है और परपेंडिकुलर टू द रॉड है। जब I = ml² आप यूज करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये फार्मूला तब यूज करते हैं जब एक्सिस कहां से पास कर रहा है, मिड ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट, एक्सिस पासिंग थ्रू मिड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। ये दो स्टैंडर्ड फार्मूला के हेल्प से दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव जो पॉइंट नंबर 3rd एंड पॉइंट नंबर 4th में डिस्कस किया गया है। अब बारी बारी से इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक्सिस अगर परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, देखिए तो एक्सिस क्या किया गया है, एक्सिस ये है जिस पर हम इस तरीके से सर्कुलेशन देते हैं, वो हमारा एक्सिस होता है। ये एक्सिस हमारा, ये हमारा एक्सिस नहीं है। आप अच्छे से ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्सिस परपेंडिकुलर है लेकिन यहाँ पर एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है। रॉड से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल, थीटा लेस देन 90 डिग्री है। ये थीटा लेस देन 90 डिग्री।
तो पहले से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जान रहे थे उसमें एक्सिस रॉड से क्या है, परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पर एक्सिस जो है रॉड से परपेंडिकुलर नहीं है। ऐसे सिचुएशन में हम करेंगे क्या? ऐसे सिचुएशन में भी इंटीग्रेशन के तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा जो शॉर्टकट तरीका हमने बताया है उसको आप समझिए। शॉर्टकट तरीका में हमने क्या किया है, इस लेंथ को ही दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया है। जब कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो आप जानते होंगे कि जिस साइड में एंगल बनता है उधर कॉस कंपोनेंट आता है और उससे परपेंडिकुलर एल साइन थीटा होता है। तो एल कॉस थीटा एक्सिस के अलोंग हो गया और एल साइन थीटा एक्सिस से परपेंडिकुलर। अब देखिए, एक्सिस अगर पैरेलल टू एल कॉस थीटा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या होगा, 0। क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा है उसमें क्या बताया था कि एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये एक्सिस और रॉड का कंपोनेंट एल कॉस थीटा दोनों एक ही लाइन पर आ रहा है, परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। अब सोचिए क्यों 0 हो गया इसका। तब देखिए, कोई भी इस पर पार्टिकल आप सोचिएगा तो एक्सिस भी यही है, अब पार्टिकल भी नहीं है तो पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस से क्या हो जाएगा, 0। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या पढ़ते हैं, m इंटू आर स्क्वायर। m इंटू आर स्क्वायर में r परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे जब डिस्टेंस ही 0 हो गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हम नहीं करेंगे। लेकिन आप एल साइन थीटा के लिए सोचिए, जब आप एल साइन थीटा के लिए सोचेंगे तो ये एक्सिस एल साइन थीटा से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। तो आप इमेजिन कीजिए कि एल साइन थीटा लेंथ का एक रॉड है, एल साइन थीटा लेंथ का एक रॉड है और ये एक्सिस इससे 90 डिग्री पर है। अब फॉर्मूला आप इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए, एक्सिस परपेंडिकुलर टू एल साइन थीटा है तो I इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 लिखते थे, तो एल के जगह पर हम लोग एल साइन थीटा। बात समझ में आ गई। रॉड का जब दो कंपोनेंट हमने बनाया तो एक कंपोनेंट एल कॉस थीटा एक्सिस के ही लाइन पर था, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका 0 था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका 0 हमने बताया, I एल कॉस थीटा 0। लेकिन जब एक्सिस एल साइन थीटा से परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला होता है ml स्क्वायर बाई 3, तो एल के जगह पर एल साइन थीटा हमने कर दिया और ये वैल्यू कैलकुलेट। जैसे हमने थर्ड नंबर समझाया उसी तरीके से फोर्थ नंबर समझाया। थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस क्या है, वहां पर एक्सिस एंड से पास कर रहा था, यहां पर एक्सिस मिड से पास कर रहा है। और एक्सिस जब मिड से पास कर रहा है तब यहां पर भी आप देखें तो ये रॉड से परपेंडिकुलर नहीं है। यहां देखिए, जब एक्सिस मिड से पास कर रहा है तो ये रॉड से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, तब फॉर्मूला कितना है, ml स्क्वायर बाई 12। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। अब देखिए, यहां से इधर l/2, यहां से इधर l/2, तो l/2 का कंपोनेंट l/2 cos थीटा इधर हो जाएगा और फिर जैसे आप ये साइड सोचे हैं उसी तरीके से ये साइड जब सोचेंगे तो l/2 cos थीटा इधर हो जाएगा। ये जो एक्सिस हमने दिखलाया है, एक्सिस के लाइन पर रॉड का टोटल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, l cos थीटा। l/2 cos थीटा प्लस l/2 cos थीटा इक्वल टू l cos थीटा। लेकिन आप ये साइड अगर आप देखेंगे तो ये साइड l/2 sin थीटा, l/2 sin थीटा, टोटल कितना हो जाएगा, l sin थीटा। क्या होगा, l sin थीटा। हाँ, तो I इक्वल टू एम एल साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 12। अब यहां से देखिए कि एम एल साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 12 हमने क्यों लिखा, तो ये एक्सिस एल साइन थीटा से 90 डिग्री पर है, लेकिन अभी एक्सिस एल cos थीटा से 90 डिग्री पर नहीं था, जिसके वजह से एल cos थीटा कंपोनेंट के वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 था और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के चलते मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू एम एल साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 12। अब देखिए, ये रॉड से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसका कि न्यूमेरिकल में अक्सर इस्तेमाल होता है।
ऐसा नहीं कि रॉड से रिलेटेड टोटल कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो चुका है, अभी आगे और भी मिलेगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कीजिए। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग की बात करें, अगर ये रिंग है तो ये रिंग का पेरिफेरी पर ही टोटल मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब आप रिंग की बात करते हैं तो रिंग का जो पेरिफेरी है इसमें डीएम 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 हमने 1 2 3 4 5 पॉइंट मास दिखलाया है। जबकि ऐसे ऐसे 5 पॉइंट मास ही नहीं होगा, हमने इसके बीच में जितना नहीं दिखलाया सभी पॉइंट मास को आपको इमेजिन करना है। फिर इसके बीच में जितना हमने पॉइंट मास नहीं दिखलाया सभी पॉइंट मास प्रेजेंट है। ये सारी जगह ऐसे डीएम डीएम पॉइंट मास प्रेजेंट है। मतलब एक रिंग को हम कंसीडर कर सकते हैं बहुत छोटे छोटे मास का कलेक्शन, और ये सारे मास कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। ये रिंग के सर्कमफ्रेंस पर सारे छोटे छोटे मास डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हमने कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल से सोचना है। जब रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे थे तो इसमें पहले एक छोटा सा पार्टिकल हमने लिया था, पार्टिकल का कैलकुलेट करने के बाद इंटीग्रेट किए थे। यहाँ भी यही करेंगे, एक छोटा सा पार्टिकल हमने ले लिया, इसमें से बहुत सारा छोटा सा पार्टिकल होगा, हमने एक सिंगल कंसीडर किया। रॉड और रिंग में डिफरेंस क्या है? रॉड में क्या था कि अगर एक्सिस यहाँ पर आपने ले रखा था, यहाँ पर, तो यहाँ का पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल, हर पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज हो रहा था, x बदल रहा था, तभी तो x का वैल्यू 0 से l लिए थे। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है। आप यहाँ पर जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा? जितना रिंग का रेडियस होगा। और यहाँ पर पार्टिकल लेते हैं तो यहाँ से भी इसका डिस्टेंस कितना होगा? जितना ये रिंग का रेडियस होगा। यहाँ से भी ये डिस्टेंस कितना होगा? जितना ये रिंग का रेडियस होगा। यहाँ से भी डिस्टेंस क्या होगा? जितना यहाँ रेडियस होगा। इस तरीके से आप किसी भी साइड में चले जाएं तो प्रत्येक साइड में एलिमेंटल मास का डिस्टेंस रेडियस ऑफ द रिंग के बराबर ही होगा। रेडियस ऑफ द रिंग का वैल्यू हर जगह पर कांस्टेंट है, इसलिए डिस्टेंस r भी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर अच्छा, एक्सिस के बारे में आप देख लीजिए, जो मैंने डायग्राम में दिखाया था वो यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। रिंग के प्लेन से परपेंडिकुलर है, मतलब इमेजिन कीजिए रिंग अगर इस बोर्ड पर रखा हुआ है, ये एक्सिस है कैसे? ये एक्सिस ऐसे है। जस्ट इमेजिन कीजिए ये एक्सिस ऐसे है, यहाँ से एक लाइन है, ऐसे इसके सेंटर पर इंटर किया और ये बोर्ड का जो पॉइंट है उसको छेद करते हुए दीवार के दूसरे साइड चला गया। अब इस तरीके से आप सोचिए कि जब एक्सिस का इमेजिनेशन हमने कर लिया, तो ये एक्सिस अगर ऐसे है तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये डिस्टेंस भी आर, ये भी डिस्टेंस आर, ये भी डिस्टेंस आर, ये भी डिस्टेंस आर, ये भी डिस्टेंस आर। एक्सिस दिखाने पर ये जो ब्लू कलर से डॉटेड लाइन हमने दिखलाया है, ठीक है, अब यहां से ये जो डॉटेड लाइन है ये यहां से मैंने मतलब गैप कर दिया, यहां से यहां तक डॉटेड लाइन अब सेंड कर दिया। इसका क्या सेंस है? इसका सेंस ये है कि जब एक्सिस को आप दिखलाएंगे तो एक साइड का एक्सिस आपको क्लियर दिखेगा, लेकिन बोर्ड के दूसरे साइड जो लाइन चला गया है वो एक्सिस आपको क्लियर नहीं दिखेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डी आई हम लोग लिखते हैं तो ये डी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर डी एम। पहली बात समझिए, इंटीग्रेशन टोटल के लिए लगाएंगे। जब डी आई लिख रहे हैं एलिमेंटल पोर्शन के लिए तो आर स्क्वायर डी एम, जहां आर स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हमने कंसीडर कर लिया और डी एम एलिमेंटल मास ले लिया। लेकिन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करेंगे? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम, और आर स्क्वायर डी एम आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। जब हमने लिखा तब आगे आर के बारे में हमने क्या कहा था? एक कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेशन से क्या रखते हैं? बाहर कर देते हैं।
तो ये dm बच गया और dm का इंटीग्रेशन क्या होगा, m हो जाएगा और टोटल जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल मास कितना होगा, 0 से लेकर कैपिटल M। तो I इक्वल टू R स्क्वायर M 0 से लेकर, तो I इक्वल टू M R स्क्वायर, यही फॉर्मूला। देखिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना सिंपल है, m इंटू आर स्क्वायर, मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के जैसा लग रहा होगा, जैसे पार्टिकल के पढ़े I इक्वल टू m आर स्क्वायर, उसी के जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। फॉर्मूला एक भले लग रहा है, अंतर क्या है, वहां पर m एक पार्टिकल का मास था और यहाँ पर कैपिटल M एक पार्टिकल का मास नहीं है, ये मास ऑफ रिंग है। रिंग का जितना सा पोर्शन आपने कंसीडर किया है वह टोटल का मास है। ये कैपिटल लेटर M जो आया है, छोटे छोटे dm जितने हैं वो सारे dm के एडिशन करने के बाद आया है। अब इसमें देखिए एक नोट पॉइंट जो न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यूज किया जाएगा। अगर मान लो कि कंप्लीट रिंग हम कंसीडर नहीं करके एक पोर्शन ऑफ द रिंग ले लें, पोर्शन ऑफ रिंग, अब पोर्शन ऑफ द रिंग हमने ले लिया, और ये पोर्शन ऑफ द रिंग जो सेंटर पर एंगल बना रहा है, उस एंगल को हम लोग थीटा कंसीडर हम लोगों ने किया। अब यहां से आप क्लियरली देखिए कि ये पोर्शन ऑफ द रिंग, ये पोर्शन ऑफ द रिंग का मास m गिवन है। m मास ऑफ द रिंग नहीं है, कैपिटल लेटर m में क्या है, या चलिए स्मॉल लेटर m से इसको लिख लेते हैं, मास ऑफ पोर्शन ऑफ रिंग। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तब क्या करेंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फिर तो आप वही काम करेंगे, एक छोटा सा पार्ट इसमें से लेंगे, तो छोटा सा पार्ट लेंगे तो ये छोटा सा पार्ट क्या होगा, dm हो जाएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, dm इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, और r का वैल्यू तो फिर कांस्टेंट रहेगा, चूंकि रिंग है, रिंग का पोर्शन है चाहे रिंग है, कोई भी एक पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सेंटर से वह तो रेडियस के बराबर ही होगा। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब ये dm ये टोटल मास कितना होगा, ये पूरा रिंग के मास के बराबर नहीं होगा, क्योंकि पूरा रिंग है ही नहीं, यहाँ तो पोर्शन ऑफ द रिंग है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, m इंटू आर स्क्वायर। तो रिंग का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करते हैं तो रिंग का जितना पार्ट होता है उतना ही का मास लेते हैं। ये रिंग का कितना पार्ट है हमें नहीं पता, थीटा दिया हुआ नहीं तो पार्ट कैसे पता होगा। अगर मान लो थीटा दिया हुआ होता 60 डिग्री, तब तो आपको पार्ट भी पता होता। क्या 60 डिग्री दिया हुआ है तो पार्ट आपको पता है ना, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 डिग्री कीजिएगा कितना आया 6, मतलब 1/6 पार्ट है। तब 1/6 पार्ट होने से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पर मास उतने ही पोर्शन का चाहिए जितना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और यहाँ स्मॉल लेटर m क्या दिया हुआ है, पोर्शन ऑफ द रिंग का मास। लेकिन नोट पॉइंट सेकंड में हम लोग समझते हैं कि अगर ऐसा नहीं देकर, सेकंड पॉइंट में हम लोग समझते हैं ऐसा नहीं देकर, अगर m मास ऑफ द रिंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास ऑफ रिंग, मास ऑफ रिंग दिया हुआ है, अब इसी पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है। तब क्या करेंगे, अस्थिर से देखिए जरा सा, यहाँ पर स्टूडेंट से गलती भी बहुत होता है। ये मास ऑफ द रिंग दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको पोर्शन ऑफ द रिंग का मास निकालना होगा। तो मास ऑफ द रिंग अगर इतना है तो स्मॉल m का वैल्यू क्या हो जाएगा,
कैपिटल एम बाई 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आया? टोटल रिंग का मास क्या लेकर चले थे? कैपिटल लेटर एम से हमने रिप्रेजेंट किया था। मास ऑफ द रिंग कैपिटल लेटर एम है। ये क्या है? पोर्शन ऑफ द रिंग। तो अगर पोर्शन ऑफ द रिंग का मास दिया हुआ है तो हमें तो इतना ही मास का जरूरत ही था, तो हमने उसको पुट अप कर दिया एम आर स्क्वायर। हमको रिंग के मास की ओर सोचने का कोई जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन सेकेंड नंबर पॉइंट में हमने क्या कहा कि मास ऑफ रिंग गिवन है, मास ऑफ रिंग गिवन है, अब पोर्शन ऑफ द रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तब आप क्या करेंगे? तो जब रिंग का मास कैपिटल एम है तो पोर्शन ऑफ द रिंग का मास क्या हो जाएगा? कैपिटल एम बाई 6। क्यों कैपिटल एम बाई 6 किया? क्योंकि ये 60 डिग्री अगर दिया हुआ है, ये तो क्लियर है ना कि 60 डिग्री जो है 360 डिग्री का 1/6 पार्ट है। तो ये पोर्शन ऑफ द रिंग भी टोटल रिंग का 1/6 पार्ट है, इसलिए मास 1/6 ले लिया। अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो m इंटू आर स्क्वायर के बदले आप क्या लिखेंगे? m/6 का आर स्क्वायर। ये डिस्कशन काफी आसान है, लेकिन आप देखेंगे कि मेडिकल से लेकर आईआईटी तक में ये ऑब्जेक्टिव खूब पूछा जाता है और स्टूडेंट से गलती भी खूब होता है, और उस गलती का वजह केयरलेस होना होता है। केयरलेस आप कहां पर होते हैं? केयरलेस यहां पर होते हैं कि फार्मूला में या जो ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन है उसमें मास पोर्शन ऑफ द रिंग का दिया है कि टोटल रिंग का मास दिया है, इस पर आप केयर नहीं करते हैं। अगर आप इस पर केयर करके चलेंगे तो इसमें कहीं कोई गलती होने का चांस नहीं है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसमें शामिल नहीं हुए गलती करने वालों में से। केयर करेंगे कि जब भी पोर्शन ऑफ द रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो आपको सावधान रहना है कि मास अगर टोटल रिंग का दिया है तो हम पोर्शन ऑफ द रिंग का निकाल लेंगे, और अगर मास पोर्शन ऑफ द रिंग का ही दिया है तो फिर हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो मास है उसी को स्क्वायर ऑफ द रेडियस से मल्टीप्लाई कर लेना। चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग के बाद आगे हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग के बाद नेक्स्ट स्टडी हम लोग करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। जब हम रिंग और डिस्क दो अलग अलग वर्ड बोलते हैं तो दोनों का जो सिचुएशन है उसको आप ऐसे अंडरस्टैंड कीजिए कि रिंग के केस में इंटीरियर मास फ्री होता था, बीच में कहीं पर मास नहीं होता था, सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता था अराउंड द सर्कमफ्रेंस। लेकिन डिस्क के केस में ये जो डॉटेड लाइन हमने दिखलाया है, ये टोटल इसका इंटीरियर पोर्शन जो है, पेरिफेरी से अंदर जितना भी पार्ट है हर जगह ये मास होगा। ये टोटल मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा डिस्क का वह पाई आर स्क्वायर एरिया। पाई आर स्क्वायर एरिया में टोटल मास अगर कैपिटल लेटर एम हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, कैपिटल लेटर एम हमने मास ऑफ द डिस्क को कंसीडर किया। अब जरा सोचें कि ये डिस्क का जो इतना पोर्शन हमने कंसीडर किया है, इस पोर्शन में से एक रिंग हमने कंसीडर किया, एक रिंग का है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि आखिर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कैलकुलेट करना है, हम रिंग क्यों सोचना शुरू कर दिए? आप शुरू से देख रहे होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन का एक पैटर्न फॉलो हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना। जब रॉड था तो रॉड का एक छोटा छोटा पार्ट हमने कंसीडर किया था, और एक छोटे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के बाद टोटल को हमने क्या किया था, इंटीग्रेट किया। जब बात आ गया रिंग का, तो रिंग में भी हमने वही काम किया था कि रिंग का एक छोटा छोटा मास हमने कंसीडर किया था, और एक छोटा मास का निकालने के बाद फिर टोटल को इंटीग्रेट किया था। यहाँ पर भी हमारा प्लानिंग क्या है, डिस्क का एक छोटा पार्ट रिंग हम ले सकते हैं। जैसे अब रिंग ही हमने क्यों लिया, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, इसलिए रिंग को हम स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने x रेडियस का एक रिंग कट किया है, x रेडियस ऑफ एलिमेंटल रिंग। एलिमेंटल रिंग मतलब कि एक बड़ा साइज में से कोई छोटा रिंग हम कट करते हैं, उसको एलिमेंटल रिंग बोलते हैं। ये x हो गया। और
ये dx इस रिंग का थिकनेस है। dx क्या है? इस रिंग का थिकनेस है। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, r रेडियस ऑफ द डिस्क हो गया, x रेडियस ऑफ एलिमेंटल रिंग हो गया, dx थिकनेस ऑफ द रिंग हो गया, 2 पाई x सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग हो गया। सरकमफ्रेंस ऑफ द डिस्क नहीं सोचेंगे, x किसका रेडियस है? रिंग का, इसलिए 2 पाई x किसका सरकमफ्रेंस होगा? रिंग का। तो 2 पाई x सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग हो गया। अब ये सोचिए कि रिंग में मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये एलिमेंटल रिंग जो है उसमें मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ये हम जानना चाहेंगे। तो ये कैसे हम समझ पाएंगे? तो पहले देखिए, एक रिंग को आप पकड़कर ऐसे कहीं से तोड़ डालिए तो ऐसे सीधा हो जाएगा। तो अगर रिंग का सरकमफेरेंस 2 पाई x था तो उसको पकड़कर जब सीधा आप करेंगे तो ये लेंथ क्या होगा? 2 पाई x होगा। और रिंग को ब्रेक करके जब सीधा करेंगे तो वह एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, जहां पर dx उसका क्या होगा? थिकनेस होगा। आप अच्छे से इमेजिन कर रहे हैं ना? जैसे आप देखिए, ये हैंड में जो वॉच का सिचुएशन आपको दिख रहा है, ये भी तो एक रिंग की तरह है। नहीं, इसको जब आप ओपन करते हैं तो ये इस तरीके से ओपन होता है। अगर ये साइज भी हर जगह एक जैसा होता तो ये आपको एक स्ट्रिप की तरह दिखता। तो जब ये ऐसे था तो ये सरकमफ्रेंस था, और जब ऐसे था तो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिख रहा है उसका लेंथ 2 पाई x हो गया, और dx क्या हो गया? इसका थिकनेस हो गया। तो जैसे हमने हैंड वॉच का एग्जांपल दिया कि जब ये हाथ में आप बांधे हुए रहते हैं, कलाई में बांधे हुए रहते हैं, ये एक रिंग की तरह रहता है, और जिसको आप ओपन करते हैं तो यह एक लेंथ की तरह हो जाता है, और थिकनेस कंसीडर करेंगे तो रेक्टेंगल की तरह ओपन होता है। तो जस्ट ये रेक्टेंगल की तरह ओपन हमने कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ? इसका एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया, d एरिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग इक्वल टू 2 पाई x dx। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि आखिर इसका एरिया निकालने में आप इंटरेस्टेड क्यों थे? इसलिए कि टोटल मास डिस्ट्रीब्यूटेड कहां है? सरफेस एरिया ऑफ द डिस्क। डिस्क का मास कहां होता है? उसके टोटल एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए रिंग का भी हमने एरिया कैलकुलेट किया। अब यूनिटरी रूल आप लगाइए। यूनिटरी रूल क्या लगाएंगे? देखिए, तो ये पाई r स्क्वायर किसका एरिया है? डिस्क का। तो डिस्क का एरिया जब पाई r स्क्वायर है तो मास कैपिटल लेटर m है। जब 1 रहेगा तब क्या होगा? m बाई पाई r स्क्वायर। और जब एरिया dA रहेगा तब m बाई पाई r स्क्वायर इंटू dA। और इसी एलिमेंटल मास को हम लोग dm से रिप्रेजेंट किए हैं। इसका मतलब dm मास ऑफ एलिमेंटल रिंग की जब हम बात करेंगे तो दिस वैल्यू इज m बाई पाई r स्क्वायर इंटू dA। और आप जानते हैं कि मास बाई एरिया सरफेस मास डेंसिटी होता है। मास बाई एरिया क्या होता है? सरफेस मास डेंसिटी होता है। तो ये सरफेस मास डेंसिटी है। कुछ बुक में इसी को ऐसे लिखता है dm इक्वल टू सिग्मा इंटू dA। आपको याद होगा लेंथ के केस में क्या लिखे थे आप प्रीवियस क्लास में? dm इक्वल टू लैम्डा इंटू dx या dl जो भी है। लीनियर मास डेंसिटी है तो लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, सरफेस मास डेंसिटी है तो एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात दिमाग में रखिएगा ना, क्योंकि हो सकता है पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे होंगे दिमाग से बहुत तेजी से निकलता भी है, लेकिन ये 11th में पढ़ रहे हैं, 11th में भी कहीं कहीं रिपीट होगा, 12th में भी इस कंसेप्ट का आपको यूज पड़ेगा। तो dm सिग्मा इंटू dA हो गया, और यहाँ dm लैम्डा इंटू dx। ये कब यूज करते हैं? जब मास लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ रहता है। ये कब यूज करते हैं? जब सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ। तो यहाँ पर मास पर यूनिट एरिया की बात करें तो ये सिग्मा है, तो m बाई पाई r स्क्वायर इंटू डी। अब यहाँ पर dA का वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो dm का वैल्यू निकल आया m बाई पाई r स्क्वायर इंटू dA। तो dA का वैल्यू यहाँ से आप पुटअप कीजिए 2 पाई x dx। पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, तो dm इक्वल टू 2m बाई r स्क्वायर x dx। ये dm का वैल्यू।
ये डीएम का वैल्यू निकालना हमारा मकसद नहीं था, मकसद तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना था ना। अब देखिए डी आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या लिखेंगे, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू एक्स स्क्वायर, जहां पर x रिंग का रेडियस हो गया और dm रिंग का मास हो गया। m इंटू आर स्क्वायर पढ़े थे ना, यहाँ पर r की जगह पर x हो गया और मास की जगह पर dm हो गया। ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिखा है। हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर, dm के बदले 2m बाई आर स्क्वायर एक्स क्यू डी एक्स, एक्स स्क्वायर यहाँ से है और x यहाँ से है, ये x क्यू हो गया dx हो गया। अब इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, इनिशियल लिमिट x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, सेंटर पर x का वैल्यू 0 हो जाएगा और जब पेरिफेरी तक आएंगे तो यह रेडियस ऑफ द डिस्क के बराबर हो जाएगा। तो 0 से r इसका लिमिट है। अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिए 2m बाई आर स्क्वायर एक्स का पावर 3 आई मीन x 3 प्लस 1 y 3 प्लस 1 0 टू r। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m y आर स्क्वायर 3 प्लस 1 4 हो जाएगा और x का पावर 4। इसको आप मैनिपुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2m y 4r स्क्वायर r का पावर 4, I इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2, I इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 है। एक्सिस दोनों में हमने सेम यूज किया है, एक्सिस दोनों में सेम यूज किया है। देखिए तो हेडिंग में क्या लिखा था मैंने, एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। वहां क्या था, एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो एक्सिस का सिचुएशन दोनों में सेम है। रिंग के केस में फार्मूला mr स्क्वायर और डिस्क के केस में फार्मूला mr स्क्वायर बाई 2 है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कैलकुलेशन के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर हम लोग स्टडी करेंगे। जब हॉलो स्फीयर की बात करते हैं तो इनसाइड में मटेरियल एब्सेंट होता है, टोटल मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस होता है। आप इमेजिन कीजिए फुटबॉल को आप हाथ में रखते हैं, फुटबॉल या कोई भी बॉल दो तरह का होता है। जब आप बाहर से टच करते होते हैं तो वह उसका सरफेस होता है, अंदर से अगर वो खाली है तो हॉलो स्फीयर हो गया, और अगर अंदर से फील्ड है, भरा हुआ है, तो वो सॉलिड स्फीयर हो गया। हम यहाँ पर हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं, मतलब बाहर से आप टच कर रहे हैं बट उसके अंदर इनसाइड की बात करेंगे तो बिल्कुल हॉलो स्फीयर है, खाली है। जस्ट कोकोनट आप खाते हैं, सूखे नारियल को आपने देखा होगा, सूखे नारियल को जब आप तोड़ते हैं तो उसके इनसाइड में खाली जगह होता है और बाहर जो मटेरियल होता है वो उसका थिकनेस होता है, जिसको तोड़ तोड़ कर खाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमारा हॉलो स्फीयर का एग्जांपल है, इमेजिन हो गया। अब यहाँ से देखिए, ये हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास 3 एक्सिस का डिस्कशन यहाँ पर है, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई और तीसरा जेड। क्यों? रिंग और डिस्क के केस में सिंगल एक्सिस की बात करते थे, वह एक प्लेन में होता था। तो या तो आप एक्स, वहां पर एक्सिस हमने सेंटर से पास करता हुआ लिया था, वहां सेंटर से पास करता हुआ और परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक सिंगल एक्सिस था, एक से अधिक एक्सिस नहीं हो सकता था। लेकिन फुटबॉल के केस में, बॉल के केस में आप इमेजिन कीजिए
तो सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस ऐसे भी होगा, और सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस ऐसे भी होगा, और सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस ऐसे भी होगा। और ये हॉलो स्फीयर तीनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल कहने का क्या सेंस है? मान लो कि y एक्सिस के अबाउट हम कट करते हैं तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, और x के अबाउट भी कट करते हैं तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, और अगर z के अबाउट भी कट करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो वैसे केस में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे डिवीजन के बाद कि हमने x के अबाउट काटा था, कि y के अबाउट काटा था, या z एक्सिस के अबाउट काटा था। कट कर देने के बाद ये पता करना हमारे लिए मुश्किल होगा। आप समझ रहे हैं इन बातों को? इसलिए ये तीनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल शेप है, और जो शेप तीनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों एक्सिस के अबाउट इक्वल है। Ix इक्वल टू Iy इक्वल टू Ij, और रीजन में आप लिखेंगे since hollow sphere is symmetrical about three axes, तीनों एक्सिस के अबाउट हॉलो स्फीयर सिमेट्रिकल है, इसलिए Ix Iy इक्वल टू Iz। अब आगे बढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन कैसे करें। आप शुरू से क्या देखते हैं, एक छोटा सा पार्टिकल हम सोचते हैं और उस छोटे सा पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस हॉलो स्फीयर पर एक छोटा सा पार्टिकल डेल्टा एम हमने कंसीडर किया है। डेल्टा एम पी पॉइंट पर दिया है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होगा, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होगा, और इस हॉलो स्फीयर का रेडियस स्मॉल लेटर आर हमने कंसीडर। हॉलो स्फीयर का रेडियस क्या कंसीडर किया? स्मॉल लेटर आर। ये सेंटर पर जब ऑरिजिन लेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 होगा। Let us consider an elemental mass delta m on the surface of hollow sphere। इस डेल्टा का मतलब समझते हो, वेरी स्मॉल है। डेल्टा m on the surface of hollow sphere। hollow sphere के सरफेस पर डेल्टा m मास हमने कंसीडर किया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डेल्टा m अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट डेल्टा m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका मास डेल्टा m, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से कितना हो जाएगा? pm। तो डेल्टा m pm स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला से दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमें पता होता है, ऐसा m का कोऑर्डिनेट 0 by 0 हमने क्यों लिखा? आपको पता है कि जब कोई पॉइंट y एक्सिस पर होता है तो उसका ओनली y कोऑर्डिनेट होगा, x और z कोऑर्डिनेट 0 होगा। x एक्सिस का पॉइंट होता था तो केवल x कोऑर्डिनेट लेते थे, बाकी सारा कोऑर्डिनेट 0 होता था। तो उस तरीके से m पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है। डिस्टेंस फार्मूला कैसे लिखते हैं? x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस स्क्वायर, z कोऑर्डिनेट का डिफरेंस स्क्वायर। तो ये हो गया pm स्क्वायर। ये फार्मूला सारे स्टूडेंट को पता है ना, डिस्टेंस फार्मूला। तो pm स्क्वायर का ये वैल्यू आ गया, y माइनस y 0 हो गया, लास्ट रिजल्ट x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यहाँ समेशन हमने क्यों लगाया? वो है एक छोटा सा पार्टिकल है, उसका y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला है। ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या करेंगे? समेशन या इंटीग्रेशन। आप चाहें जहां इंटीग्रेशन का साइन देंगे, इंटीग्रेशन का साइन देंगे तो यहाँ dm लिख लेंगे आप, और डेल्टा m हमने लिखा तो समेशन का साइन। तो डेल्टा m x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब देखिए जब y एक्सिस के अबाउट हमने कैलकुलेट किया तो y स्क्वायर गायब हो गया, जब x एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे तो x स्क्वायर गायब हो जाएगा, और जब z एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे तब z स्क्वायर गायब हो। अब तीनों को अगर एडिशन कर दें Ix Iy Iz, तो तीनों का एडिशन करने के बाद समेशन ऑफ डेल्टा m 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर।
जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, आई एक्स, आई वाई और आई जेड तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। तब यहां से हम लोग लिख सकते हैं आई एक्स प्लस आई एक्स प्लस आई एक्स। क्यों 3 बार आई एक्स लिखा? इसके बदले भी हमने आई एक्स कर दिया और इसके बदले में भी हमने आई एक्स कर दिया। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 समेशन ऑफ डेल्टा एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 3ix इक्वल टू 2 समेशन ऑफ डेल्टा एम। अब देखिए, जब एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो इसका सेंस क्या है? एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का स्क्वायर। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 पॉइंट में से एक पॉइंट तो P है और 0 0 वाला पॉइंट क्या है? ऑरिजिन है। मतलब ऑरिजिन से P के डिस्टेंस को बता रहा है। और जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, ऑरिजिन से P का डिस्टेंस रेडियस है। इसका मतलब ये रेडियस को डिस्क्राइब कर रहा है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 डेल्टा एम रेडियस का स्क्वायर 3ix। This value is equal to ix equal to 2/3 r square summation of delta m। क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट होता है, उसको हमने बाहर कर लिया। और डेल्टा m का इंटीग्रेशन m, डेल्टा m का समेशन m, तो फाइनल रिजल्ट हो गया 2/3 mr स्क्वायर। तो जितना वैल्यू x एक्सिस के अबाउट होगा उतना ही y एक्सिस के अबाउट होगा उतना ही z एक्सिस के अबाउट होगा। तो ix iy इक्वल टू iz। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर हमने कैलकुलेट किया है। इसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। चलिए, तो आगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर में डिस्कशन कैसे करेंगे इसको समझते हैं। जब आप सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं तो इमेजिन कीजिए कि एक हॉलो स्फीयर के ऊपर दूसरा हॉलो स्फीयर इन टच पोजीशन रखिए। एक हॉलो स्फीयर अगर x रेडियस का है तो उसके ऊपर दूसरा रख दीजिए, उसके ऊपर फिर तीसरा रख दीजिए। रेडियस जैसे जैसे बदलते जाएंगे तो एक हॉलो स्फीयर ऐसे रखा, फिर उसके ऊपर टच पोजीशन में दूसरा रखा, फिर टच पोजीशन में तीसरा रखा। इसी तरीके से रखते जाएंगे तो टोटल स्फीयर आपका सॉलिड बन जाएगा। ये इमेजिनेशन आप लोगों को क्लियर हो पा रहा है? आप एक सॉलिड स्फीयर को कंसीडर कर सकते हैं कि बहुत सारे हॉलो स्फीयर के मिलने से बना हुआ है। एक हॉलो स्फीयर के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा आप रखते जाएंगे तो वह हॉलो नहीं फिर सॉलिड हो जाएगा। ऐसे आप इमेजिन कीजिए ना। मान लो ये हॉलो स्फीयर है, इसके अंदर खाली है, इसके ऊपर दूसरा हॉलो स्फीयर रख दीजिए तो ये अंदर खाली है, लेकिन अब ये तो खाली नहीं रह गया। फिर इसके ऊपर टच पोजीशन में तीसरा रख दीजिए तो ये तो खाली नहीं रहेगा। फिर टच पोजीशन में चौथा रख दीजिए, ये तो खाली नहीं रहेगा। इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। फिर आप इसके अंदर भी एक छोटा सा हॉलो स्फीयर इमेजिन कर लीजिए, फिर इसके अंदर भी छोटा सा हॉलो स्फीयर इमेजिन कर लीजिए। इसी तरीके से तब तक इमेजिन कीजिए जब तक कि हॉलो स्फीयर का साइज पॉइंट के जैसा नहीं बनेगा। अब देखिए कि टोटल क्या बन गया, सॉलिड स्फीयर बन गया। मतलब ये टोटल सॉलिड स्फीयर में से एक हॉलो स्फीयर निकालकर आप रख लें यहाँ x रेडियस का। आप देखिए ये जो हमने सरकमफ्रेंस दिखलाया है, स्मॉल लेटर r इसका रेडियस है, ये मास ऑफ सॉलिड स्फीयर कैपिटल लेटर m है। Let us consider elemental hollow sphere of radius x, elemental hollow sphere of radius x and thickness dx, mass dm of elemental hollow sphere is। अब अगला प्लानिंग क्या होगा कि जो एलिमेंटल हॉलो स्फीयर हमने लिया है जिसका रेडियस x है, थिकनेस dx है, उसका मास क्या होगा। तो मास dm कैलकुलेट आप करेंगे कैसे? तो dm मास कैलकुलेट करने के लिए वहां पर जो यूनिटरी रूल है इसको आप समझिए। वॉल्यूम
4/3πr³ है तो मास कैपिटल लेटर m, जब 1 रहेगा तो m/4/3πr³ रहेगा, और वॉल्यूम जब dv रहेगा तो m/4/3πr³ इनटू dv। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रो इनटू dv, जहां पर रो को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम मास डेंसिटी। आप केयर करेंगे कि लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा जब होता था तो उसको लेंथ dx से मल्टीप्लाई करते थे, और सरफेस मास डेंसिटी होता था तो उसको dA से मल्टीप्लाई करते थे, और वॉल्यूम मास डेंसिटी जब होता था तो उसको हम लोग dV से हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर रो dV लिखिए, चाहे रो के बदले में मास बाई वॉल्यूम लिखिए, बात एक ही है, वॉल्यूम मास डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम। अब सवाल उठता है dV का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करें। तो dV का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो यहाँ पर बात समझाया गया इसको आप समझिए। ये क्या है, सरफेस एरिया किसका, ये जो हॉलो स्फीयर आपने कंसीडर किया है इसका सरफेस एरिया 4πx²। किसी भी स्फीयर का, चाहे सॉलिड स्फीयर हो चाहे हॉलो स्फीयर हो, सरफेस एरिया मतलब बाहर से जो आप टच कर रहे हैं वही एरिया होता है ना, वो कितना है 4πx²। अब थिकनेस इसका कितना है dx। आप केयरफुली समझें, जब एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम होगा ना, अच्छे समझ रहे हैं आप लोग, एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम। पहले आप समझिए 4πx² कौन सा एरिया है, 4πx², ये जो आप सरफेस बाहर से देख रहे हैं इसका एरिया है, और इसके ऊपर ये dx है। तो dv जो है, ये जो हमने साइडेड रीजन दिखलाया है, ये जो साइडेड रीजन दिखलाया है इसका वॉल्यूम dv हमने लिखा है, ये इसका वॉल्यूम dv है। तो dv इक्वल टू एरिया इनटू थिकनेस 4πx² इनटू dx। अब देखिए तो यहां से dm का वैल्यू m/4/3πr³, वॉल्यूम मास डेंसिटी इनटू dv, इसको और आगे कैरी कीजिए तो dv का वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो dv का वैल्यू 4πx² dx। 4π क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो dm का फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा 3m/r³ x² dx। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल हॉलो स्फीयर, एलिमेंटल हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इक्वल टू 2/3 dm इंटू r²। r रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर, यहाँ पर रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर क्या है, x है, तो 2/3 dm x²। ये बात तो सारे लोग समझ रहे हैं अच्छे से। जिन लोगों को सोचने में दिक्कत हो रहा है आप ऐसे सोचिए कि हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा था 2/3 mr², जहां पर स्मॉल लेटर r हॉलो स्फीयर का रेडियस था, कैपिटल लेटर m मास ऑफ द हॉलो स्फीयर था। यहाँ मास ऑफ द हॉलो स्फीयर क्या है dm, और रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर क्या है x, तो 2/3 dm x²। लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे हॉलो स्फीयर के मिलने से सॉलिड स्फीयर बनेगा। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 dm इक्वल टू 2/3 dm का वैल्यू पुट कीजिए 3m/r³ x का पावर 4 dx, लिमिट 0 से r। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो 2m/r³ x का पावर 4 + 1/4 + 1 0। अब यहां से देखिए तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा 2m/5r³, r का पावर 5 0 to r। तो यहां से क्या हो जाएगा 2/5 mr²। तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया था 2/3 mr², और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। अब देखिए अच्छे समझिए कि आज के क्लास में मोस्ट ऑफ द टाइम हमने किस पर दिया है, सारे
अलग अलग शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेरिवेशन का। डेरिवेशन इन जनरल जरूरत पड़ता है जो स्टूडेंट 11th का एग्जाम देने वाले होते हैं उनके लिए, और ये जो रिजल्ट आ रहा है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और उस स्टैंडर्ड रिजल्ट को हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में डायरेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे। तब नेक्स्ट क्लास से हमारा प्रूफ करने का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। प्रूफ करने का काम मतलब ऐसा नहीं कि आज के बाद हम प्रूफ नहीं करेंगे, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट शेप का जो प्रूफ था वो काम हमारा एंड हो चुका है। अब आगे के क्लास में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा अभी लास्ट नहीं हुआ।